नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इस देश में हर रोज न जाने कितने मर्डर होते हैं। ज्यादातर मामले सुलझ जाते हैं, लेकिन कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाते हैं। आज जो वाकया, जो किस्सा मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, मर्डर का एक ऐसा केस जिसका खुलासा अचानक 9 महीने बाद हुआ, और हुआ भी कुछ ऐसे तरीके से कि जिसके बारे में सुनकर और सोचकर भी हैरानी होती है। इसीलिए पिछली बार भी एक इस तरह की कहानी जब मैंने आप लोगों को सुनाई थी तो मैंने ये कहा था कि ऊपर वाला जो है कहीं ना कहीं इंसाफ करता है। हालांकि तब कुछ लोगों ने यह भी सवाल मुझसे पूछा था कि अगर ऊपर वाला इंसाफ करता ही है तो ऊपर वाले ने मर्डर होने क्यों दिया। तो कुल मिलाकर जो ऊपर वाले की बात है वो बहुत नाजुक है, बहुत सेंसिटिव इशू है, उस पर बात नहीं करना। हमें क्राइम की स्टोरी पर ही फोकस करना है, जिसे लेकर मैं रोज आप सबके बीच हाजिर होता हूं। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करता हूं। ये घटना, ये कहानी कर्नाटका की है, कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु की। वहां एक जगह है हीरानगर, कोन्नानाकुंते जगह का नाम है। कोन्नानाकुंते का हीरानगर मोहल्ला, और इस हीरानगर मोहल्ले में एक 27 साल का नौजवान रहता है जिसका नाम है एच शरद कुमार। ये एच शरद कुमार अचानक इसी साल 2022 में मार्च के महीने में अपने घर से गायब हो जाता है। तारीख है 23 मार्च। घर में शरद कुमार के माता पिता हैं, बुजुर्ग माता पिता, छोटा मोटा काम करते हैं जिन्हें आप दिहाड़ी मजदूर भी कह सकते हैं। और जवान बेटा शरद तो खैर था ही, लेकिन वो अब गायब हो गया। तो जब शरद गायब हुआ तो माँ बाप ने पहले अपने तौर पर उसे ढूंढने की कोशिश की। उन्हें बड़ी तकलीफ भी हुई और हैरानी भी हुई कि उनका जवान बेटा अचानक कहाँ चला गया। लेकिन 23 मार्च को जब वो गायब हुआ, उसके गायब होने के 2 दिनों के बाद शरद ने अपने घर वालों को अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल किया और कॉल करके ये बताया कि वो किसी दूसरे राज्य में काम के सिलसिले में जा रहा है, और जब वहाँ वो कामकाज अपना जमा लेगा, सेटल कर लेगा या अच्छी नौकरी हासिल कर लेगा, उसके बाद वो खुद ही घर वालों को कांटेक्ट करेगा। इस बीच उसे कांटेक्ट करने की कोशिश न की जाए। बुजुर्ग माँ बाप ने जब ये सुना तो उन्होंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। उन्हें लगा कि जब बेटे ने यही फैसला किया है तो वो कर क्या सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से शरद कुमार से और बातचीत करने और उसे थोड़ा मनाने समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन शरद ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो शरद के इस फैसले के आगे बुजुर्ग माँ बाप ने हार मान ली और वो चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारने लगे। इस बीच शरद कुमार के मोबाइल फोन से उनको एक मैसेज भी आया, और ये मैसेज आया तकरीबन 6 से 7 दिनों के बाद। और इस मैसेज में भी वही बात लिखा हुआ था कि मैं काम के सिलसिले में किसी दूसरे राज्य में जा रहा हूं। मैं जब कामयाब हो जाऊंगा तब मैं खुद वापस आऊंगा या फिर आप लोगों से संपर्क करूंगा। इस बीच मुझे ढूंढने की, मुझे खोजने की, मुझे अप्रोच करने की कोई कोशिश मत कीजिएगा। तो माँ बाप को ये बात जब उन्होंने मैसेज देखा, उनके बेटे ने भेजा है, तो बहुत तकलीफ हुई। और लेकिन उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि उन्होंने एक तरह से हथियार डाल दिया और हार मान लिया कि जब उनके बेटे ने यह फैसला कर लिया है तो वो कर ही क्या सकते हैं। तो इसके बाद जो एच शरद कुमार के बुजुर्ग माँ बाप हैं, उन्होंने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई और बेटे की गुमशुदगी को पहले दिन, फिर हफ्ते, फिर महीने लगातार गुजरते चले गए। इस बीच माँ का दिल, बाप का दिल कई बार परेशान होता था। उन्होंने जितनी बार भी अपने बेटे शरद को कॉल किया तो उन्होंने ये नोटिस किया, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि शरद का फ़ोन स्विच ऑफ है। देर सवेर उनको ये लगने लगा कि शायद शरद ने अपना फ़ोन नंबर ही बदल लिया हो ताकि कोई उससे बात न कर सके और वो घर से दूर रहना चाहता हो। तो खैर, उसका जो भी फैसला है, इस पर कोई कर भी क्या सकता था। ये ज़रूर कर सकते थे वो कि पुलिस के पास जाते शिकायत करते, लेकिन उन्होंने पुलिस के पास जाना ठीक नहीं समझा। अब शरद के बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 27 साल का ये जो नौजवान था, ये जो शख्स था शरद, ये कोई बहुत सीधा साधा लड़का नहीं था, बल्कि ये एक कॉन आर्टिस्ट था, यानी एक ठग था जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, उनसे पैसे वसूल लेता था, अलग अलग तरीके के स्कीम जो है वो लोगों को सुझाता था और उनसे
रुपए पैसे हड़प कर फरार हो जाता था। और शरद पर पहले भी कम से कम 3 मुकदमे दर्ज थे और उसके बुजुर्ग माँ बाप को भी अपने बेटे के इन हरकतों के बारे में, उसकी करतूतों के बारे में खबर थी। और शायद ये भी एक वजह रही कि बुजुर्ग माँ बाप ने पुलिस को अप्रोच नहीं किया। और इस तरह मार्च से लेकर नवंबर तक तकरीबन 8 महीने का वक्त गुजर गया और शरद के बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिली। माँ बाप रोज अपने बेटे को याद करते लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन नवंबर के आखिरी दिनों में बेंगलुरु पुलिस को एक खत मिला और ये एक गुमनाम खत था, यानी ऐसा खत जो किसने लिखा था उसका नाम इसमें मेंशन्ड नहीं था। बेंगलुरु में कबून पार्क पुलिस स्टेशन है और कबून पार्क पुलिस को ही यह चिट्ठी मिली थी और इस चिट्ठी में यह बताया गया था कि मार्च के महीने में जो एच शरद कुमार नाम का एक लड़का हीरानगर कुन्नानकुंते का रहने वाला है, जो गायब हुआ था, उस लड़के का कत्ल हो चुका है। और न सिर्फ कत्ल हो चुका है, कातिलों ने उसकी लाश गायब कर दी है, उसे जंगलों में फेंक दिया है। और कातिल जो है वो शक के घेरे से बिल्कुल बाहर है, कोई उन्हें पूछ भी नहीं रहा है। जबकि सच्चाई यही है कि एक इंसान की हत्या हुई है और आपको इस मामले की जांच करनी चाहिए। पुलिस ने जब ये खत देखा तो पुलिस को बड़ी हैरानी हुई और पुलिस को हैरानी इसलिए भी ज़्यादा हुई क्योंकि जब इंटरनली पुलिस ने यह पता किया कि क्या वाकई हीरानगर कुन्नानकुंते से कोई नौजवान गायब है, तो पुलिस को कंफर्म हो गया कि हाँ, एक लड़का उस इलाके से गायब है जिसका नाम एच शरद कुमार है। पुलिस को बड़ी हैरानी हुई कि यार अगर कोई गायब है तो घर वालों ने एक बार भी कोई मिसिंग रिपोर्ट या कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराई। तो पुलिस ने तफ्तीश की शुरुआत जो है वो शरद कुमार के बुजुर्ग माँ बाप से पूछताछ करने से ही करने का फैसला किया। पुलिस ने बुजुर्ग माँ बाप से पूछताछ की और यह जानने समझने की कोशिश की कि उनका बेटा आखिरी बार किस रोज़ गायब हुआ, क्या बोल कर गया था और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। तो माँ बाप ने वही सारी बातें दोहराई कि मार्च के महीने में चला गया, पहले फ़ोन करके बताया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अब नहीं आऊँगा। उसके बाद फिर मैसेज आया उसके मोबाइल फ़ोन से, फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो हमने भी पुलिस में अप्रोच नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि जब बेटे का यही फैसला है तो हम कर भी क्या सकते हैं। तो पुलिस को बुजुर्ग माँ बाप ने ये बात बताई। खैर, पुलिस को जब कंफर्म हो गया कि एच शरद कुमार गायब है और दूसरी ओर गुमनाम चिट्ठी ये बता रही थी कि उसका मर्डर हो गया है, तो पुलिस ने उस चिट्ठी के सहारे इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने का फैसला किया। उस चिट्ठी में कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे। इनमें एक नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा था वो नाम था एच.जी. वेंकटा चेलापत्ती का। ये एच.जी. वेंकटा चेलापत्ती नाम का जो आदमी है, ये कर्नाटक की एक सामाजिक संगठन जिसका नाम कर्नाटका रक्षणा वेदिके है, उसके एक धड़े का, उसके एक गुट का अध्यक्ष है। और एच.जी. वेंकटा चेलापत्ती उसके बेटों और उसके कुछ चेलों या गुर्गों के ऊपर जो है एच शरद कुमार के कत्ल का इल्ज़ाम उस गुमनाम चिट्ठी में लगाया गया था। पुलिस ने इस आधार पर चेलापत्ती उसके बेटों से पूछताछ शुरू की। पहले तो इन्होंने हीला हवाली की और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस को चूंकि पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन था तो पुलिस ने जब उनके साथ सख्ती की तो उन्होंने वो बात मान ली जो चिट्ठी में लिखी हुई थी। कहने का मतलब ये कि चेलापत्ती और उसके बेटों ने ये माना कि उन्होंने ही एच शरद कुमार को अगवा किया था और उसकी हत्या कर दी थी। असल में वेंकटा चेलापत्ती और उसके लोगों ने एच शरद कुमार को 23 मार्च के रोज बेंगलुरु के ही बनशाखारी बस स्टैंड से किडनैप किया था और किडनैप करने के बाद अपने फार्म हाउस में लेकर आए थे और फार्म हाउस में लाने के बाद उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया कि उसकी जान चली गई। और उसे टॉर्चर करने, उसे मारने पीटने का ये सिलसिला पूरे हफ्ते भर तक चलता रहा, यानी मार्च के महीने में ही। और हफ्ते भर तक उसे टॉर्चर करने के बाद, जब बुरी तरह पिटाई करने के बाद उसकी जान चली गई एच शरद कुमार की, तो उसकी लाश जो है चेलापत्ती और उसके बेटे और चेलों ने उठाई और उठाने के बाद चिकमंगलूर ज़िले में एक जंगल है जिसे चारमाडी का जंगल कहते हैं। चारमाडी के जंगल में एक बोरे में पैक करके, गनी बैग में पैक करके वो लाश उन्होंने घने जंगलों में जाकर फेंक दी। असल में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एच शरद कुमार थोड़ा ठग किस्म का आदमी था, लोगों से रुपए पैसे ऐंठता था। तो इसने जो है
चेलापत्ती और उसके लोगों के भी कुछ रुपए पैसे हड़प रखे थे, साथ ही दूसरे लोगों के पैसे तो हड़पे ही थे। तो ये चूंकि एक संगठन भी चलाता था, तो बहुत सारे लोगों ने चेलापत्ती से आकर भी ये शिकायत की थी कि शरद कुमार ने उनके पैसे ले रखे हैं, वो लौटा नहीं रहा है। तो इस पर चेलापत्ती को जो है आपत्ति हुई और उसे लगा कि उसे शरद कुमार से पैसे वसूलने चाहिए। और पैसे वसूलने के लिए आप समझ लीजिए कि ये बाहुबली है या गुंडा है, जो भी है, इसने तय किया कि वो शरद कुमार को अगवा करेगा। इन्होंने पुलिस की मदद नहीं ली, खुद ही शरद कुमार को अगवा किया और अगवा करने के बाद अपने फार्म हाउस में लाकर बुरी तरह से टॉर्चर किया और इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। और इस मौत के पीछे की जो वजह है वो वही है जो मैंने आपको बताई, रुपए पैसों का लेन देन और शरद कुमार का धोखे से कुछ लोगों को ठग लेना और उनके पैसे वापस नहीं लौटाना। दरअसल शरद कुमार ने जो अपनी ठगी की आखिरी स्कीम बनाई थी, उस स्कीम में उसने सरकार से सब्सिडी लेकर लोगों को देने की बात कही थी और ये कहा था कि वो सस्ते दर पर सब्सिडी की बदौलत जो है लोगों को 4 व्हीलर और 3 व्हीलर खरीदने में उनकी मदद करेगा। और बदले में उसने बहुत सारे लोगों से लाखों रुपए वसूले थे और इस तरह एक अच्छी खासी रकम उसने इकट्ठा की थी। और जब लोग उससे पैसे मांगते थे तो वो झूठ बोलता था, गोली देता था। और इसी पर वेंकटा चेलापत्ती ने यह तय किया कि वो पैसे वसूलेगा और उसने शरद कुमार को अगवा कर बुरी तरह से पीटा और पीटने के बाद उसकी हत्या कर दी। अब कुछ खास बातें वो ये कि हत्या करने से पहले जब शरद कुमार को इन्होंने अपने कब्जे में लिया और मारपीट की, तो कहानी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोड़ने के लिए उन्होंने शरद से खुद उसके माँ बाप को फ़ोन करवाया उसी के मोबाइल फ़ोन से और ये कहलवाया कि तुम अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके ये बताओ कि तुम कामकाज के सिलसिले में बाहर जा रहे हो और तब तक लौट कर नहीं आओगे जब तक कि तुम कामयाब नहीं हो जाते। और शरद मरता क्या ना करता, चूंकि घिरा हुआ था अपने दुश्मनों से, उसने अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके ये बात बताई। इसके बाद तकरीबन 5 से 6 दिन बाद जब शरद कुमार की हत्या हो गई तो उसके मोबाइल फ़ोन से कातिलों ने ही वो मैसेज उसके माँ बाप के मोबाइल नंबर पर भेजा और उस मैसेज में भी यही बात लिखी कि मैं काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले को उलझाने के लिए इन कातिलों ने न सिर्फ लाश को बोरे में पैक करके घने जंगलों में फेंक दिया, बल्कि शरद कुमार का जो मोबाइल फ़ोन था उस मोबाइल फ़ोन को उसी हालत में एक मूविंग ट्रक में डाल दिया। बिल्कुल, एक फिल्म आई थी जिसका जिक्र बार बार होता है, दृश्यम, उस फिल्म में भी कुछ ऐसी बात थी और इन्होंने भी उसी आइडिया को अपनाया और मामले को उलझाने के लिए एक मूविंग ट्रक में उसका मोबाइल फ़ोन डाल दिया। और इसके बाद न तो वो फ़ोन मिला, न उस ट्रक के बारे में कुछ पता चला, वो मोबाइल फ़ोन हमेशा हमेशा के लिए स्विच ऑफ ही हो गया और घर वालों को अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। वो तो भला हो उस गुमनाम चिट्ठी को लिखने वाले का, जिनकी वजह से शरद कुमार के बारे में और उसके कत्ल के बारे में पुलिस को जानकारी मिली और कबून पार्क की पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए उसके कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ने चारमाड़ी के जंगलों से उसकी लाश भी बरामद कर ली है, जो बिल्कुल कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। उसकी ऑटोप्सी करवाई है, यानी पोस्टमार्टम करवाया है और जो डेड बॉडी है, मोर्टल रिमेन्स हैं, वो जो है उसके घर वालों को यानी पेरेंट्स को सौंप दिया गया है और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। दूसरी ओर इस मामले की पुलिस जांच कर ही रही है, लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, कुछ एक और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। तो ये ओवरऑल स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी में एक बात जो शुरू में भी रहस्य थी, राज थी, वो अब भी राज है और शायद आने वाले वक्त में भी लगातार वो राज ही बना रहेगा। वो ये कि बेंगलुरु पुलिस को गुमनाम खत किसने लिखा। इसका जवाब जो है, जाहिर सी बात है, पुलिस के पास भी नहीं है, क्योंकि वो एक अननोन नाम से, बल्कि गुमनाम चिट्ठी थी, तो इसीलिए पुलिस को उसके बारे में पता नहीं चल पाया। पुलिस के पास वो चिट्ठी ज़रूर मौजूद है, लेकिन पुलिस लिखने वाले के बारे में पता नहीं लगा पाई है। और पुलिस को इसी बीच जब वो तफ्तीश कर रही थी, तब एक वायरल वीडियो भी मिला है जिसमें शरद कुमार के साथ मारपीट करते हुए, उसे टॉर्चर करते हुए चेलापत्ती और उसके लोग जो हैं दिखाई दे रहे हैं। ये वायरल वीडियो जस्ट मर्डर से कुछ रोज़ पहले का है या कुछ देर पहले का है और ये वायरल वीडियो अब एक
क्रूशियल एविडेंस इस मामले में चेलापति एंड कंपनी के खिलाफ, वेंकट चेलापति एंड कंपनी के खिलाफ साबित होने वाला है। तो ये है पूरी कहानी। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी वेंकट चेलापति और उसके लोगों को करीब से जानने वाले किसी आदमी ने ही लिखी होगी, जिसको इस कत्ल के राज के बारे में पता होगा। शरत ने गलत किया था, लोगों से रुपए ठगे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गलत का बदला जो है गलत नहीं हो सकता, गलत के बदले कत्ल नहीं किया जा सकता। कानून की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। कोई एक इंसान उस पूरे सर्कल में या फिर उस सर्कल से रिलेटेड, यानी जो लोग उस कत्ल में शामिल थे या जिनको वेंकट चेलापति के उस फार्म हाउस का रहस्य पता था, उसमें घटी घटना के बारे में पता था, उन लोगों के किसी और जानकार को शायद इस मर्डर के बारे में खबर मिली होगी और उसका जो इनर वॉइस है, जिसे हम कहते हैं ज़मीर, उसने झकझोरा होगा उस आदमी को, तो उसने वो गुमनाम चिट्ठी शायद बेंगलुरु पुलिस को लिखी होगी, जिसके बाद ये मामला सुलझा होगा। लेकिन ये मामला था बहुत पेचीदा, और अगर वो गुमनाम चिट्ठी नहीं लिखी जाती तो शायद 9 महीने बाद इस नौजवान के कत्ल की गुत्थी अब जाकर जो सुलझी है, शायद ये कभी सुलझ भी नहीं पाती। तो आज की कहानी यहीं तक। इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, चिट्ठी लिखने वाले के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका अंदाज़ा क्या है, प्लीज़ वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा। और मैंने कल जो आपको एक कहानी सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार का एक शख्स, जिसे 30 साल पहले कुछ लोगों ने, ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने अगवा कर लिया था, 30 साल बाद वो करिश्माई तरीके से अपने घर वापस लौट आया। तो एक हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी थी। उस कहानी को आप सारे लोगों ने बहुत पसंद किया है और बहुत सारे कमेंट्स उसमें किए हैं, तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। तो मोबाइल से जब मैं रैंडमली कुछ कमेंट्स और आप लोगों के नाम पढ़ता हूँ, उससे पहले मैं कुछ लोगों के नाम स्पेशली नोट करके ले आया हूँ, जिनके कमेंट्स मैं पढ़ूंगा भी और उनके कमेंट्स का जवाब भी दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने जो बातें लिखी हैं उनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि उनके कमेंट्स को स्पेशली मुझे एड्रेस करना चाहिए। एक आईडी है सेगिनो आमोस के नाम से। एग्जैक्टली इनका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो यूट्यूब की आईडी है उसमें सेगिनो आमोस लिखा हुआ है, और इन्होंने ये लिखा है कि वो मणिपुर से हैं और हमारी ये कहानी रोज़ सुनते हैं। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है, लिखा है उसमें, कि मणिपुर जो है एक बहुत ही गरीब राज्य है भारत का, और क्या मैंने मणिपुर के बारे में सुना है। तो मैंने ये कमेंट पढ़ के जो है मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, और मुझे लगा कि यार ये नॉर्थ ईस्ट के लोग लगता है कि रुला कर ही मानेंगे। भाई ऐसा भी नहीं है, हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों के थोड़े से आइसोलेटेड होने के बारे में या थोड़े से कटे होने के बारे में ज़रूर कहा जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत का एक ऐसा अभिन्न और शानदार अंग है जिसको हर कोई जानता है, और हर कोई चाहता है कि ज़िंदगी में एक ना एक बार वो नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में विज़िट ज़रूर करे, वहाँ की खूबसूरती देखे और वहाँ के अच्छे और खूबसूरत लोग जो आप जैसे लोग हैं उनसे मिले। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट हो सकता है कि डेवलपमेंट के मामले में शायद उतना नहीं है जितना उसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाकी हिंदुस्तान के लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं जानते हैं। तो मणिपुर के बारे में मैं ऑफ कोर्स जानता हूँ, और मेरे मन में सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए और बल्कि सारे भारत के लिए बहुत ही सम्मान है। हर राज्य का अपना एक अलग दर्जा है, उसकी एक अलग विशेषता है, और उन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो प्लीज़ बी विथ अस और प्लीज़ फील यूनाइटेड। ये मत समझिए कि आप कोई अलग थलग पड़े हुए हैं और आपकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं है। एक और हमारे दर्शक है नवीन दर्जी। उन्होंने इमोजी बनाई है गुस्से वाली, और उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे अच्छी तरह याद है नवीन जी, मैंने कई बार आपका नाम लिया है और मैं आपको रिकॉग्नाइज़ करता हूँ, पहचानता हूँ आपके कमेंट्स से। तो इसीलिए अगर आप ये कहते हैं कि आपका नाम मैं नहीं लेता हूँ, तो मैं इस बात से जो है वो कन्विंस्ड नहीं हूँ, लेकिन बड़ी विनम्रता से इस बात से मैं डिफ़र करना चाहता हूँ। बट अगेन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बात, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको पढ़ता हूँ और उसे नोट भी करता हूं। एक और आईडी है जिन्होंने मेरे कल वाले वीडियो में, बल्कि आज आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके प्रीवियस जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं, उस वीडियो में सबसे पहला कमेंट किया है, लेकिन उस आईडी में उनका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत राइटफुली ये कहा है कि हमारा भी नाम ले लिया करो। जबकि उन्होंने नाम लिखा नहीं है तो दोस्त नाम कैसे लें। आईडी में हमेशा नाम जो है वो डिस्प्ले नहीं होता, तो इसीलिए अगर आप नीचे अपना नाम भी लिख दें, मेंशन कर दें, तो मुझे आपका नाम लेने में सुविधा होगी। तेंजिन यशी ने कमेंट किया है, टुडे माई वाइफ थुपटेन पासंग बर्थडे, प्लीज विश।
देखिए, नाम मुझे नहीं पता कि मैंने सही तरीके से प्रोनाउंस किया या नहीं, लेकिन मेरे वार्म विशेष आप ज़रूर स्वीकार करें, मेरी शुभकामनाएं, और उनको मेरी ओर से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। आज पार्टी शार्टी कीजिए, आज बड़ा दिन है आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। बालक राम पंचम जी ने भी अपना कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि उनको ये कहानी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक महिला मुन्नी देवी जिनका पति गायब हो गया था, उनको सारे जहां की खुशियां बहुत सालों के बाद वापस मिल गई। बिल्कुल आपने सही कहा है। सुरेश परिहार जी ने भी कमेंट किया है। सुयश यादव जी, इन्होंने भी कमेंट किया है। बुलेट राजा, परना चौट्टोराज, फरीद टिकल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। और परना जी ने एक दूसरे कमेंट में ये लिखा है कि ये जो स्केलेटन है, कंकाल, वो कितना धैर्यपूर्वक जो है वो मेरी कहानी सुन रहा है। उसके पास कोई चारा ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बुरी तरह फंसा हुआ है। मुझे आप लोगों से भी हमदर्दी है जो बहुत धैर्यपूर्वक मेरी कहानी सुनते हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों का, जो आप लोग मेरे वीडियो को विजिट करते हैं, सुनते हैं, अपनी राय रखते हैं। परूप श्रेष्ठा जी, मरियम मोहम्मद, थैंक यू वेरी मच। माइला राई, इन्होंने कहा है कि नेपाल की कोई क्राइम की स्टोरी सुनाए। आपने ये बात कही थी, लेकिन इत्तेफाक से उसी समय नेपाल की क्राइम स्टोरी शमसर सुना रहे थे। चार्ल्स शोभराज उस समय नेपाल से रिहा हुआ था, नेपाल की जेल से, तो मुझे लगा कि थोड़ा और इंतज़ार करके नेपाल की कोई स्टोरी ढूंढने और रिसर्च करने की कोशिश करूंगा। सत श्रीकाल बैनर्जी साहब जी। किरण सेठ लिखती हैं, मुझे नहीं पता, किरण नाम से तो लग रहा है कि शायद आप फीमेल ही हैं। और सत श्रीकाल लिखने का ये अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है। SSA उन्होंने लिखा है। राधे का दीवाना, इन्होंने हेलो सर कहा है, थैंक यू वेरी मच। अलीम जान, इन्होंने भी कमेंट किया है। और गुड्डू अंसारी, माधव वाघ जी, गुड्डू अंसारी ने कहा है कि कॉमेडियन क्राइम रिपोर्टर के नाम से एक उनका चैनल है, जस्ट अफेयर के नाम से। क्या मैं उस चैनल के बारे में जानता हूँ? नहीं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन आपके इस कमेंट के बाद मैं पता करूँगा उस चैनल के बारे में और उसको देखने की कोशिश करूँगा। आकांक्षा सूर्यवंशी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। आप हमेशा कमेंट करती हैं, मैं नोटिस करता हूँ, रिकॉग्नाइज़ करता हूँ। विनीत रैना जम्मू से हैं, थैंक यू वेरी मच। प्रवीण बंदे जी हैं। नवीन दर्जी साहब, उनका मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। ये गुस्से वाली इमोजी बहुत डरा रही है। और अरमान राना का भी कमेंट है। रोमियो समथिंग, लास्ट में नेपाल लिखा हुआ है। नाइस फ्रॉम नेपाल, लिव इन ग्रेट ब्रिटेन, आई एन्जॉय योर स्टोरी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। दिनेश सहगल जी, इन्होंने भी कमेंट किया है। उदय शंकर, आफ्ताब अंसारी, शुभम भारद्वाज, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर कमेंट्स। रोम पासी जी ने भी कमेंट किया है। दुर्गा कर्की जी रेगुलर कमेंट करते हैं। बिहारी रिस्पॉन्स के नाम से एक आईडी है। और इशाक सैयद, इन्होंने पूछा है श्रम सर कहाँ हैं? वो ऑफ कोर्स दफ्तर में हैं और रोज़ आपके लिए कहानियाँ लेकर आते हैं। आप उनको फॉलो कीजिए, सुनिए इशाक भाई। और रहमान व्लॉग्स, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। संगीता साहू जी, प्रदीप भाम्बू जी, अर्चना रोगड़े, बस और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, लेकिन जाहिर है सारे लोगों का नाम और कमेंट्स एट वन गो एक ही स्टोरी में पढ़ नहीं सकता, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आप कमेंट करते रहें, अपनी राय देते रहें और इसी तरह मेरी स्टोरी सुनते रहें। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।